हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार जीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या। इसके बारे में हम सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह मूल रूप से स्पेन के संविधान में था। ठीक, यह भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। इसका अर्थ जो होता है राज्य के संचालन में निर्देश देना। इसका अर्थ राज्य के संचालन में निर्देश देना जो शासन का मूलभूत है, जिसे लागू करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व को संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप देकर लोक कल्याण कार्य करना चाहता है। यानी नीति निर्देशक तत्व जो है संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप देकर लोक कल्याण करना चाहता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसका लक्ष्य भारतीय लोकतंत्र की स्थापना कहा था, जबकि ऑस्टिन ने कहा था इसका लक्ष्य सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों को पाना है। ठीक, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को, इससे संबंधित क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संविधान ने किस देश से डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व उधार लिया है। तो आपको हम पहले ही बता दिए, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भारतीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीतियाँ बनाते समय राज्य को किन आदर्शों को ध्यान रखना चाहिए, वे क्या कहलाते हैं? नीतियाँ बनाते समय राज्य को किन आदर्शों को ध्यान रखना चाहिए, वे क्या कहलाते हैं? तो नीतियाँ बनाते समय राज्य को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान रखना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन शामिल है? समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसका अगर हम देखें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39(4) में कहा गया है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। और इसको न्यायपालिका ने कहा अनुच्छेद 39(4) के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन को अनुच्छेद 14 और 16 और समाजवाद के साथ देखा जाए। तो इसमें दो चीज़ें हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन महिलाओं और पुरुषों के लिए। तो ये आपका हो जाएगा 39A। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद से इसमें न्यायपालिका ने एक शब्द कहा है कि न्यायपालिका ने कहा है कि अनुच्छेद 39(4) के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन को अनुच्छेद 14 क्या, समानता का अधिकार, समता का 14 से 18 समता का अधिकार है, और अनुच्छेद 14 और 16 और समाजवाद शब्द के साथ देख के जोड़ा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में गांधीवादी सिद्धांतों का उल्लेख है? तो अगर हम गांधीवादी सिद्धांतों का उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 40 से 48 तक हो जाएगा। अनुच्छेद 40 से 48 तक गांधीवादी चीज़ों का उल्लेख किया गया, गांधीवादी आदर्शों का। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद पूरे देश में समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है? अनुच्छेद 44 समस्त राज्य क्षेत्र में समान सिविल संहिता की व्यवस्था करता है। तो समान सिविल संहिता का अर्थ होता है राज्य के उस सामान्य कानून से जो सभी धर्मों जनजातियों पर समान रूप से लागू हो, अर्थात नागरिकों के व्यक्तिगत कानून जैसे धार्मिक प्रथा परंपरा और समान सिविल संहिता के विरोध की स्थिति में समान सिविल संहिता प्रभावी होगी।
तो समान सिविल संहिता का मतलब ये हो गया कि समस्त राज्य क्षेत्र में समान सिविल संहिता लागू की व्यवस्था होगी। समान सिविल संहिता का अर्थ है राज्य के उस सामान्य कानून से जो सभी धर्मों जनजातियों पर समान रूप से लागू हो, अर्थात नागरिकों के व्यक्तिगत कानून, धार्मिक प्रथा, धार्मिक जैसे हो गए, प्रथा हो गए, परंपरा, इसका प्रभाव नहीं रहेगा। ये समान सिविल संहिता में विरोध की स्थिति में समान सिविल संहिता प्रभावी होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता की बात करता है। और भारत का मात्र एक राज्य है, वो राज्य है गोवा, जहां समान सिविल संहिता लागू है। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा नया डीपीएसपी संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कई सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम देखें, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ये जोड़ा गया था। राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51, ये पहले से था। राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है, ये बात नहीं है। नशीले पेय और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाया जाए, पहले से था। तो इसमें कहा गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 39A के तहत ये सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला देखिए, किस संशोधन में सभी बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक शिक्षा बनाया गया, उसके बाद जोड़े गए लेख को भी चुने? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा ये सारे काम किए गए। यानी 86वां संविधान संशोधन द्वारा कई सारे प्रावधान जोड़े गए, जिसमें था अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो कहा था 0 से 14 वर्ष का प्रावधान को समाप्त किया गया। 0 से 14 वर्ष का प्रावधान जो था अनुच्छेद 45 में, 0 से 14 वर्ष के प्रावधान जो था उसको समाप्त किया गया। उसके स्थान पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा तथा उसके पोषण की व्यवस्था की जाएगी। यानी अनुच्छेद 45 जो था, नीति निषेध तत्व का अनुच्छेद 45, उसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा व्यवस्था की गई कि 0 से 14 वर्ष के प्रावधान को समाप्त किया गया और 6 से 14 वर्ष का प्रावधान जो था वो शिक्षा का मौलिक अधिकार हो गया। यानी अनुच्छेद 21A, और 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा तथा उसके पोषण की व्यवस्था की जाएगी, ये राज्य के नीति निषेध तत्व में शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का उल्लेख है? तो शुरू में ही बता दिए थे कि भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व हैं। तो भाग 2 में नागरिकता है, भाग 2 नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है। भाग 4 नीति निषेध तत्व है। भाग 5 संघ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? यदि कोई राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया जा सकता है, ये गलत है। अनुच्छेद 36 में स्पष्ट कहा गया है कि इसके लिए यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 36 में स्पष्ट कहा गया है, अनुच्छेद 37 में स्पष्ट कहा गया है कि ये राज्य द्वारा प्रवर्तनीय
नहीं है। इसके वजह से ये क्या होता है अगला, गांधीवाद राज्य के नीति सिद्धांतों का भी एक तत्व सही है। सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया सही है। ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं, ये भी सही है। तो यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा, यदि कोई राज्य के नीति सिद्धांतों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया जा सकता है। यही गलत है, दायर नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति सिद्धांतों की विशेषता नहीं है? राज्य के नीति सिद्धांतों की विशेषता नहीं है। ये सिद्धांत राज्य विधान, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में संवैधानिक निर्देश हैं, सही है। निर्देशक सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के समान है, भी सही है। निर्देशक सिद्धांत उनके उल्लंघन के मामले में अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है, तो यही लागू नहीं किया जा सकता, यही गलत है। ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए बने हैं, ये भी सही है। तो कहा है कि कौन सही नहीं है, तो यही आपका सी हो जाएगा कि निर्देशक सिद्धांत उनके उल्लंघन के मामले में अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है, यही गलत है, ये गलत है और सारे सही हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निर्देशक सिद्धांत के तत्वों के अंतर्गत आता है? गाय बछड़ों और अन्य दुधारू और सूखे मवेशियों को वध से प्रतिबंध, ये भी सही है। सभी नागरिकों को आजीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार देता है, सही है। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, भी सही है। यानी ये सब, इसका आंसर हो जाएगा ये सारे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, भी सही है। अनुच्छेद 41 कृषि और पशुपालन संगठन, ये नहीं है। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में बेरोजगारी, बुढ़ापा, निःशक्त, बीमारी, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक, तो ये आपका अनुच्छेद 41 गलत है। और अनुच्छेद 39 है अच्छा न्याय और मुक्त कानूनी शिक्षा, ये है 39 में। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा 41। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के तत्वों को लेखों से समझाया गया है। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के तत्वों को लेखों में समझाया गया है। तो इसको है अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? वे नैतिक और राजनीतिक नहीं है, गलत। नैतिक भी है, राजनीतिक भी है। उनकी प्रकृति समाजवादी है, सही है। वे स्वचालित रूप से राज्य पर लागू होते हैं। स्वचालित, राज्य को निर्देश देते हैं, स्वचालित नहीं, राज्य को निर्देश देते हैं, गलत है। उन्हें अदालत द्वारा कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, भी गलत है। यानी कहा है कि कौन सा सही है, तो उनकी प्रकृति समाजवादी है, उनकी प्रकृति समाजवादी है, यही सही है आपका, उनकी प्रकृति समाजवादी है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत बैंक की सुविधा पर देय बैंक के चेक की तरह, यह कथन अवलोकन में किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा था, निम्नलिखित में से कौन सा लेख राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40। अगर पूरे अनुच्छेद के देखें तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 51
यह भारतीय विदेश नीति का आधार है, जिसमें कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास करेगा और अंतर्राष्ट्रीय विधियों का सम्मान करेगा। ठीक, अगला देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था निर्धारित की गई है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था निर्धारित की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का वर्णन प्रावधान है? श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43A में जो है ऐसा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43A 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जुड़ा उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी होगी, जहां भागीदारी का अर्थ नीति निर्माण में भागीदारी से है। तो आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 43A में अनुच्छेद 43A जोड़ा गया, जिसके तहत प्रावधान किया गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी होगी। यहाँ भागीदारी का अर्थ नीति निर्माण में भागीदारी से है। अगला देखें। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 51 जो है यह भारतीय विदेश नीति का आधार है, जिसमें कहा गया कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास करेगा और अंतर्राष्ट्रीय विधियों का सम्मान करेगा। यानी आपका हो जाएगा राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 राज्य विदेश नीति से संबंधित है। अगर सारे अनुच्छेदों को हम डिस्कस करें तो अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण के वृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 जो है अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण में वृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 31 जो संपत्ति के अधिकार था, इसको निष्कासित कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 को संपत्ति के अधिकार था, इसको निष्कासित कर दिया गया है। अनुच्छेद 45, अगर अनुच्छेद 45 की बात करें तो यह मूल संविधान में व्यवस्था थी कि राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति का आधार है। तो इसका इस क्वेश्चन हो जाएगा आंसर आपका अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति का आधार। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ क्वेश्चन। ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक फॉर वाचिंग।